हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई को लेकर व्यस्त होंगे। मैं अवैस रहमान, टिस्ला बिहार बोर्ड में आपका स्वागत। आज मेरे प्यारे बच्चे, क्लास 10 के बच्चों के लिए ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग का खंड क। भारत संसाधन उपयोग का खंड क, याद रखिए खंड क, इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन करने वाले। क्यों, इससे पहले आपको खंड ख करा दिया गया था और भारत संसाधन उपयोग का भी पहला पाठ करा दिया गया था। आज हम करने वाले हैं खंड क, यानी इकाई बोलिए, इसको खंड बोलिए। इकाई क का प्राकृतिक संसाधन कराने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। याद रखिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबरिया क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। जितना करा देंगे एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, चलिए। तो चैप्टर क्या है आपका, भारत संसाधन एवं उपयोग फर्स्ट चैप्टर है। उसमें 5 पार्ट में भाग है ना, क ख ग घ अंग तक है। तो आज हम करने वाले क। ख करा दिया गया, पहले ख ही करा दिए थे जल संसाधन, लेकिन उसके बाद हम करा रहे हैं प्राकृतिक संसाधन, यानी जल संसाधन पहले करा है ख, और क आपको अभी करा रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो आइए, तो पहला है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चे, खादर एवं बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कर। खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी याद रखिएगा, खादर मिट्टी क्या है और बांगर मिट्टी क्या है। आइए, खादर मिट्टी नई जलोढ़ मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टी मतलब उपजाऊ मिट्टी होती है, जो हर वर्ष बाढ़ से नदी के किनारे जमती है। यानी जो बाढ़ आता है हर वर्ष बड़े बड़े है ना, बाढ़ लेकर के आके के क्या करता है, जमा कर देता है मिट्टी, क्योंकि वो उसमें जो उर्वरक पोषक तत्व पोटास है ना, पोटेशियम सब कुछ इसमें क्या प्रचुर मात्रा में होता है। क्या कहते हैं, बाढ़ उसको ला करके क्या करते हैं, जमा कर देता है। जमा करने का जो परत होता है वो मिट्टी उपजाऊ बन जाता है। ऐसी मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ होती है। ये क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, और अब तक आके बांगर मिट्टी, ये हो गया खादर मिट्टी के बारे में। यह मिट्टी उपजाऊ होती है। ठीक है, कहां से आती है, नदियों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। बांगर मिट्टी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। ये पुरानी मिट्टी होती है, इसमें बाढ़ से लाई हुई कोई मिट्टी नहीं होती है। जैसे उच्च जगह जहां पे बाढ़ नहीं आती है तो वहां पर ये मिट्टी पाया जाता है। जहां पे बाढ़ आती है, जैसे गंगा के किनारे है ना, महानंदी, कनकी, ये सब जानते होंगे है ना। तो ये सब किनारे, नदी के, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे, ये सब में क्या होता है, जलोढ़ मिट्टी होती है, क्योंकि बाढ़ से लाई गई मिट्टी होती है। लेकिन जहां ऊंचा होता है, जहां बाढ़ के पानी नहीं आता है, तो वो होता है बांगर मिट्टी। ठीक है, बांगर मिट्टी यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, जो ऊंचे स्थानों पर होती है। क्या होती है, ऊंचे स्थानों पर, जहां बाढ़ नहीं आती है, पाई जाती है। और इसकी उपजाऊ शक्ति थोड़ी कम होती है, यानी इसके तुलना में इसकी उपजाऊ कम होती है। क्या समझ में आया आपको। खादर मिट्टी क्या है, बांगर मिट्टी क्या है, आप लिख दिएगा एग्जाम, इतना लिख दोगे तो एकदम आ जाएगा। आइए, दूसरा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, जलोढ़ मृदा से क्या समझते हैं। इस मृदा के कौन कौन सी फसलें उगाए। जलोढ़ मृदा, अभी आप जलोढ़ मृदा के बांगर मिट्टी समझे, बांगर मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा, जलोढ़ मिट्टी से आप क्या समझते हैं, जानबे करते हैं। नदियां जब पर्वतों से मिट्टी बहाकर, पर्वतों ही नहीं मैदानों से, कहीं से भी मिट्टी बहाकर मैदानों में जमा करती है, यानी एक नदी है, नदी से मिट्टी काट 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 करके यहाँ पे जमा करती है, तो वैसी मिट्टी, जमा की मिट्टी पड़ते को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वही कह रहा है, नदियों जब पर्वतों से मिट्टी बहाकर मैदानों में जमा करती है, तो उससे हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कहने का मतलब है, गंगा नदी कहीं से, पर्वत के किनारे से कहीं से भी मिट्टी बहा करके मतलब पटना के पास, कहीं मतलब वैशाली के पास अगर जमा कर दिया जाता है, तो वो जो उपजाऊ मिट्टी बन जाती है, परत बन जाती है, ऐसे मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में गेहूं, धान, कपास, गन्ना, दालें, तिलहन जैसी फसलें आसानी से उगाई जा सकती है। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आ गया। एग्जाम में पूछे, इतना लिख के आ जाइएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जलोढ़ मृदा के विस्तार वाले राज्य के नाम बताएं। इस मृदा में कौन कौन सी फसल लगाई जाती है, यानी जहां जहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जिस जिस मतलब राज्य में, उसके नाम बताएं और उसमें कौन कौन फसल उगाए, उसी के बारे में बताइए। जलोढ़ मिट्टी उत्तरी भाग में, याद रखिए अक्सर उत्तरी भाग में गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु के मैदानों में पाई जाती है। जहां जहां नदी होता है वहीं ये पाई जाती है। ठीक है, इसका मुख्य राज्य कौन कौन है, राज्य इसके बारे में, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये सब क्या होता है कि ये जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, राज्य है। ठीक है ना।
यहाँ पूरे विस्तार वाले राज्यों के नाम बताए, तो राज्य के नाम भी हम बता दिए। ठीक है, इसमें कौन सी फसलें होती है? धान हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा, गन्ना, जूट, मक्का, दलहन, हर तरह का फसल इस मिट्टी में, तो हर तरह का फसल होने वाला है। तो क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया आपको? जलोढ़ मिट्टी है ना। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, मृदा निर्माण के कारकों का उल्लेख करें। यानी मृदा को निर्माण में कौन कौन सब कारक होने चाहिए उसके बारे में बताइए। मृदा का निर्माण भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं से होता है, जिसमें चट्टानें मुलायम होकर टूटकर कणों में बदल जाती है। जब चट्टान जो बड़े बड़े चट्टान मुलायम होकर कणों में क्या होती है? बदल जाती है। मृदा निर्माण के 5 प्रमुख कारण, ये जो मृदा का निर्माण होता है ये 5 प्रमुख कारण है। पहला, स्थानीय जलवायु, जलवायु के कारण। दूसरा, मूल चट्टानों की प्रकृति के कारण। तीसरा, प्राकृतिक वनस्पति के कारण। चौथा है ना, जीव जंतुओं एवं भू आकृति के कारण। और पांचवा होता है मृदा बनने में लगने वाले समय, उसको मिट्टी बनने में जो लगने वाले धीरे धीरे से समय हो जाता है। यानी ये 5 कारण से मृदा का निर्माण होता है। मृदा का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, एग्जाम में पूछे इतना लिख दीजिएगा। 5वां क्वेश्चन है पवन अपर्दान। अपर्दान का मतलब मिट्टी जो उड़ा करके ले जाना, उसको बोलते हैं अपर्दान। मिट्टी को कटाई को हम क्या बोलते हैं? अपर्दान बोलते हैं। पवन अपर्दान वाले क्षेत्र में कृषि के कौन कौन सी पद्धति उपयोग में मानी जाती है? पवन चक्की जानते हैं जो ऐसे ऐसे चलता है, बिजली बनाता है, जिसको पवन जो बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे धीरे धीरे घूमता है, जो उसको बोलते हैं पवन। पवन अपर्दान वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि, या देखिए पट्टी की तरह कृषि किया जाता है ना, पट्टिका कृषि को उपयोगी मानी जाती है। इसमें फसलों के बीच घास की पट्टी उगाई जाती है। फसल के बीच एक घास की पट्टी उगाई जाती है, जिसके कारण से अपर्दान नहीं हो पाता। पवन चक्की जो चलता है उससे अपर्दान नहीं हो पाता है, ताकि पवन के द्वारा मिट्टी का अपर्दान, अपर्दान का मतलब मिट्टी की कटाई है ना, मिट्टी का क्षति न हो सके, जिसके कारण से खेती की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। इसके कारण से खेती की उपजाऊ शक्ति क्या रहती है? बनी रहती है। क्या एग्जाम में समझ में आया? पवन अपर्दान से वाले क्षेत्र में कृषि कैसे की जाती है आप हमसे बता सकते। अपर्दान का मतलब मिट्टी की कटाई। छठा क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण में फसल चक्र किस प्रकार सहायक होता है? यानी कोई भी मिट्टी में बार बार एक ही फसल करिएगा तो वो मिट्टी खराब हो जाता है ना, मिट्टी उपजाऊ नहीं होता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए मृदा का क्या करना चाहिए? संरक्षण में फसल चक्र को अपनाना चाहिए। कौन चक्र? फसल चक्र को अपनाना चाहिए। फसल चक्र का मतलब होता है कि कभी ये फसल लगाए, कभी मक्का लगा लिए, कभी गेहूं लगा लिए, कभी तिलहन लगा लिए, कभी दालें लगा लिए, कभी मसूर कर लिए, यानी ऐसे जो आप चलते हैं इसको बोलते हैं फसल चक्र। आइए, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन में एक ही खेत में, याद रखिए एक ही खेत में अलग अलग फसलों की बारी बारी से उगाई जाती है, तो उसी को हम फसल चक्र कहते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। ऐसे खेत में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती है, इसी को फसल चक्र कहते हैं। और इससे मृदा का संरक्षण भी होता है, यानी मिट्टी का क्या होता है? आपका जो मिट्टी होता है उस खेत का मिट्टी का संरक्षण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन, देश के विकास में मानव संसाधन का क्या महत्व है? देश जो विकास होता है उसमें मानव संसाधन का क्या महत्व है? मानव संसाधन किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी है। किसी भी देश की मानव संसाधन सबसे बड़ी पूंजी। अगर मानव नहीं रहेगा तो कोई भी विकास, किसी भी देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, शिक्षित और स्वास्थ्य मानव देश की आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी विकास में योगदान देते हैं। ठीक है, आपको देश के विकास में मानव संसाधन है ना, इसका बहुत ज्यादा महत्व हो पाया। आगे चलते हैं। डेल्टा मृदा की विशेषताएं बताइए। डेल्टा मृदा क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताइए। यह मिट्टी नदी के मुहाने पर, यानी मिट्टी के नदी के मुहाने पर, यानी कहीं पे जब आपका कट करके एक जगह जमा होता है उसको बोलते हैं मुहाने, या डेल्टा, उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा में बनती है। ठीक है, जब मिट्टी कट कर कहीं और जाकर के एक किनारे में जाके जमा होती है, इसी को क्या बोलते हैं? मुहाने बोलते हैं, या तो उसका बोलते हैं डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। ये बहुत ही उपजाऊ होती है, इसको एक प्रकार का जलोढ़ मिट्टी ही बोलते हैं इसको। और हर वर्ष नई परत जमती है। उसमें क्या करता है? हर वर्ष जमा होकर कहीं से कट के मिट्टी, वहां पे हर साल उसमें नई तरह का परत जमती जाती है ना। इसमें धान, जूट, गन्ना जैसी फसलें खूब उगाई जा सकती है। कौन मिट्टी में? है ना, डेल्टा मृदा में। ठीक है, क्योंकि मिट्टी बाढ़ के द्वारा कट के जो मिट्टी आती है उसमें परत जमता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा मृदा कहते हैं। 9वां क्वेश्चन है आपका, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च कृषि का मतलब होता है गोलाकार, यानी जब हम खेती गोलाकार की तरह करते हैं, ऐसी को हम क्या बोलते हैं? समुच्च कृषि करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ये अक्सर कहाँ होता है? पहाड़ी क्षेत्र में, जैसे उत्तराखंड है ना,
पहाड़ी क्षेत्र में। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपर्दान को रोकने, मृदा की कटाई को रोकने के लिए वृत्ताकार, कौन आकार, वृत्ताकार यानी वृत्ता आकार में खेती की जाती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, समोच्च कृषि के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, समोच्च कृषि के नाम जानते हैं। एक सोपान श्रृंखला भी होता है। सोपान श्रृंखला क्या होता है, एक सीढ़ी नमा होता है, यानी पहाड़ों में पहले यहाँ खेती होगा, यहाँ से फिर इसमें खेती होगा, फिर यहाँ से आकर इसमें खेती होगा, यानी एक तरह का सीढ़ी तरह का बना रहता है, इसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला। ये उत्तराखंड हो गया आपका ना, उत्तराखंड हो गया, मेघालय में हो गया, ये सब में क्या होता है आपका, अरुणाचल प्रदेश में हो गया आपका, है ना, ये सब में आपका क्या होता है कि आपका सोपान श्रृंखला में खेती होती है। ठीक है, चलिए, सीढ़ीनुमा जहां खेती होती है उसको बोलते हैं सोपान श्रृंखला। क्या बोलते हैं इसको, सोपान श्रृंखला। और जहां पे गोलाकार होता है उसको बोलते हैं समोच्च कृषि। क्या बोलते हैं इसको, समोच्च कृषि। क्या मेरे प्यारे बच्चे समझ में आया? आइए, लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मतलब लाल मिट्टी। लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? लेटेराइट मृदा मुख्य रूप से कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल के ऊंचे स्थानों में तथा वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। ऊंचे स्थान साथ साथ वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी का रंग हमेशा क्या होता है, लाल होता है। यानी लेटेराइट मिट्टी का रंग क्या होता है, लाल। एग्जाम में पूछ सकता है लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है, आप बोलिएगा लाल मिट्टी होती है। ठीक है, इस मृदा में लोह यानी आयरन एवं एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है। इस ऐसी मिट्टी में लोह, आयरन और लोहा की मात्रा, एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, परंतु इसमें उर्वरता कम होती है। उर्वरता क्या होती है, क्षमता कम होती है। इसमें चाय की खेती, कॉफी, रबर, नारियल और काजू जैसी फसलें उगाई जा सकती है। क्या समझ में आपको लेटेराइट मिट्टी क्या है, ये भी आपको बता दिया गया। लेटेराइट मिट्टी है ना, मृदा कहाँ पाई जाती है वो भी बता दिए। इस मृदा में कौन सी फसल उगाई जाती है इसको भी बारे में बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। तो आपका जितना भी आपका प्राकृतिक संसाधन का क्वेश्चन आंसर था, आपका शॉर्ट क्वेश्चन यानी 2 नंबरिया क्वेश्चन, वो आपको करा दिया गया। अब अगले लेक्चर में बाबू आपको आने वाले हैं इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन कराने वाले हैं, और इसके अलावा इसमें साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ क्या कराएंगे, आपका ऑब्जेक्टिव, यानी 2 लेक्चर में चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और अपने शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं, लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।